पाकिस्तान, जिसकी मानसिकता भारत विरोधी, हेट इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान जो है उससे भारत की उन्नति देखी नहीं जा रही। ये चीन जो है लगातार पाकिस्तान को डायरेक्टली उकसाने मत की आतंक और पाकिस्तान एक ही है। इनका जो मुखिया है वो पाकिस्तान की फौज है। हमने सीज फायर नहीं किया, हमने स्टॉपेज ऑफ फायरिंग, तो कोई दबाव नहीं डाल सकता भारत को, कोई नहीं। पाकिस्तान जो है पूरे विश्व भर में एक्सपोज हो गया। क्या कर लेते मार करके, बांग्लादेश बना लिया हमने, क्या कर लिया बना करके, परेशानी हो रही है आज तो हम लोग। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के स्पेशल शो नो फिल्टर। उन्होंने हमारा सिंदूर मिटाया, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस वाक्य ने भारत की उस अटल प्रतिज्ञा को दुनिया के सामने रख दिया जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण कार्रवाई नहीं थी, ये उस मां की पुकार का जवाब था जिसके बेटे को आतंकियों ने छीना था। ये उस बहन की आह का बदला था जिसका सुहाग आतंकियों ने उजाड़ा था। 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का ज्वार था जो पाकिस्तान को बाहर ले जाने को तैयार था। यह स्पष्ट संदेश था, जो भारत की मां बहनों के माथे का सिंदूर छीनेगा उसे भारत मिट्टी में मिला देगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर जब यह दोबारा कहा तो यह ऐलान चेतावनी नहीं था, बल्कि नए भारत की नई नीति का खुला ऐलान था। ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या फायदा हुआ, यह पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सबक है, डिटेल से समझते हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर से। कुलकर्णी सर को इन दिनों आप रोजाना न्यूज चैनल्स पर मॉडर्न डे वॉरफेयर की बारीकियों को समझाते हुए देखते रहे होंगे। तो कुलकर्णी सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। जी सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑपरेशन सिंदूर जब से लॉन्च हुआ है और जो अभी तक जारी है, उसको लेकर के कई एक अपने देशवासियों के बीच में सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमने क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और क्या कारण है अब लॉन्च किया, और ये कहां तक जाएगा, और क्या इस ऑपरेशन के बाद आतंकवाद जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्या ये आतंकवाद के बरखिलाफ जो कार्रवाई है ये अंतिम कार्रवाई है। ये जो सवाल है वो अमूमन सबको मन में है, क्योंकि सब कोई चाहता है कि भारत जो है प्रगति करे, भारत जो है वो उसकी उन्नति हो, हम सब की उन्नति हो, क्योंकि अगर भारत की उन्नति है तो हम सब की उन्नति है। और हम, हमारी जो सोच है, एक भारतीय की जो सोच है, हम उन्नति की ओर ध्यान देते हैं और उसकी इच्छा शक्ति को लेकर के अपने आप को एक मैं कहूँगा सुदृढ़ अपना नेतृत्व, सक्षम अपनी फौज और भारतीयों का एकजुट रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो पूरा मैं कहूँगा क्रियाक्रम जो शुरू हुआ वो हुआ 22 अप्रैल को, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने, और जिसमें से कहा जाता है 4-5 आतंकी थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चला है, पर जिसमें से एक अपना लोकल लड़का था, वही का रहने वाला, लेकिन बाकी जो थे वो पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के उनके स्पेशल फोर्सेस के थे, और उनको भारत के अंदर ढकेला गया और उन्होंने इस तरह की कांड जो की, जिसमें 26 लोगों को मारा, जिसमें 25 जो थे वो हिंदू थे और पर्यटक थे। एक जो लड़का जो जिसकी जान गई वो वही का रहने वाला था, तो यात्रियों के साथ था। सवाल ये होता है कि इस तरह का कांड कौन इस क्रूरता पूर्वक करता है, किसका दिमाग जो है ऐसा है कि जो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं, तो वहां पे वो सिर्फ अपने मौसम का मजा लेने आए, अपने कोई शादीशुदा जो नए कपल्स होते हैं वो आए, बाकी लोग आए, तो सब कुछ मतलब एक अच्छा जो तकरीबन कश्मीर घाटी में और जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, तकरीबन 2 साल से लगातार 2 करोड़ के आसपास जो है पर्यटक आते थे, और उनकी जो मैं कहूँगा कमाई है वो पर्यटकों के आने के कारण होती थी, जिसके कारण आर्टिकल 370 जो एक बड़ा बहुत ही एक कांटे के रूप में था, जिसको हम लोगों ने एब्रोगेट किया सरकार ने,
और उसके बाद से जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरीके से प्रगति देखी जा रही थी, पर्यटक आ रहे थे, बड़े बड़े रास्ते बन रहे थे, टनल्स बन रहे थे, ट्रेन जा रही थी, लोगों को क्या कमाई के साधन मिल रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहे थे, मैनेजमेंट स्कूल, मतलब एक तरीके से एक नया कश्मीर देखने की जो इच्छा थी वो सबकी थी और वो हो रहा था। लेकिन हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसकी मानसिकता एक भारत विरोधी, हेट इंडिया, हेट इंडिया, मतलब भारत को जियाउल हक के वक्त से उन्होंने जो अपनाया, क्योंकि 71 की लड़ाई में इतनी जबरदस्त उनकी हार हुई, जिसमें 93,000 से ज्यादा उनके जो पीडब्ल्यू थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, वो वापस किए सिमला एग्रीमेंट के द्वारा जो 1972 में दस्तखत किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, वो जियाउल हक की पॉलिसी। उसके बाद परवेज मुशर्रफ, उनकी भी वही पॉलिसी कि किसी तरीके से भारत को नीचे गिराया जाए। और अब जो उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर, जिन्हें कहा जाता है कहीं उनको मौलवी कहते हैं, कहीं उनको हाफिज कहते हैं, तो तरह तरह के नाम उनको दिए जाते हैं। और वो मैं कहूंगा कि अपने जिस तरीके से जिस लिहाज से एक जिहादी भाषा में बात करते हैं, वो लगता होगा उनको कि वो अपने फौज का मनोबल बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मनोबल नहीं बढ़ा रहे, वो अपने ही देश की फूट डाल रहे हैं और उस फूट को अब सबके सामने नजर आया। अब ये तो रही बात की बात, लेकिन इच्छा शक्ति जब अपने प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया में थे, उप राष्ट्रपति अमेरिका के भारत में थे, ऐसे वक्त में इस तरह का कांड पहलगाम में करना, और जैसे ही अब वो अपने प्रधानमंत्री वापस सऊदी अरेबिया से आए, उन्होंने सबसे मशवरा लिया क्या है कैसे, और उसके बाद ऑप सिंदूर लॉन्च किया गया। और वो ऑप सिंदूर जो 7 मई को लॉन्च हुआ, इसका मकसद था कि आतंक के बरखिलाफ लड़ाई, पाकिस्तान के बरखिलाफ लड़ाई नहीं, आतंक के बरखिलाफ लड़ाई, और आतंक के आका जहां पर भी हो उनके बरखिलाफ लड़ाई। तो इस पहली लड़ाई में हम लोगों ने 9 ऐसे टारगेट चुने जहां पे आतंकी जो हैं पाकिस्तान से में रहते थे। तकरीबन इसमें से कहूंगा कि 5 या 6 साइट जो लोकेशन थे वो पीओके में थे, और बाकी 3 एक लोकेशन ऐसे थे जो पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान के अंदर थे, जैसे भावलपुर हुआ, मुरीद हुआ, ये जो थे पंजाब में थे। ये जो आतंकी गढ़ थे, जिनको जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके जो अलग अलग फ्रंट्स हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, कश्मीर टाइगर, ये ये सारे मुखौटे और ये जितने भी हैं, ये सब पाकिस्तान की फौज के हैं। ये कोई अलग नहीं, पाकिस्तान की फौज के हैं। इनका जो मुखिया है वो पाकिस्तान की फौज है। वहां से ये पलते हैं, वहां से इनको ट्रेनिंग मिलती है, वहां से इनको पैसे मिलते हैं, वहां से इनको हथियार मिलते हैं, वहां से इनको कम्युनिकेशन के साधन मिलते हैं। ये सब को कुछ दे करके फिर ये भारत में ढकेले जाते हैं। अब क्यों ढकेले जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान जो है उससे भारत की उन्नति देखी नहीं जा रही, उन्हें भारत के में फूट डालना है। और ये सब चीन को भी भाता है, क्योंकि चीन भी समझता है कि अगर कोई टक्कर दे सकता है भारत को उससे, तो वो भारत है। और भारत क्योंकि धीरे धीरे करके एक 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, आज की तारीख में कहते हैं 4थी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 साल में हम विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो अमेरिका और चीन के अनबन है, टैरिफ वॉर कहते हैं, क्योंकि चीन उधर जाके अपने सामान डंप करता है और अमेरिका को नुकसान हो रहा है। तो उसके कारण कई लोग सोचते हैं कि चीन के अंदर जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं अमेरिका लोगों की, या वो फिर वहां से रीलोकेट होने का अंदेशा है। कोई बोलता है वियतनाम में कुछ जाएंगी, कोई बोलता है कोई बाकी देशों में जाएंगी। कई लोगों का मानना है कि क्योंकि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है अपना इतना अच्छा एक देश है, तरक्की कर रहा है, लोग अच्छे हैं, मेहनती हैं, सब कुछ एक भारत के अंदर ऐसी जो कुछ भी एक प्रगति के लिए विश्व में चाहिए वो सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। उस मकसद से शायद
कहा जाता है कि चीन जो है लगातार पाकिस्तान को डायरेक्टली उकसाना है, मतलब जो आपको करना है करो, हम आपके साथ हैं। अब बाद में बात करना, वो दुगली बातें करना कि नहीं नहीं हम तो आतंक के बरखिलाफ है, आतंक के बरखिलाफ है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ है। सवाल ये है कि आतंक और पाकिस्तान एक ही है, वो टेररिस्तान है। आतंक और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्या कहेंगे उसकी जो उसकी सोच है, जो उसकी मानसिकता है, वो टेरर, आतंक को इस्तेमाल करता है। कहते हैं पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब वो इस्तेमाल, और ये शुरू से रहा 1947 से, ये कोई नई बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं नहीं साहब ये तो सिर्फ 1989 में आया जब से आतंक शुरू हुआ। कुछ नहीं, 1989 कुछ नहीं, 1989 से और उभरा जरूर, लेकिन उसने जन्म लिया 15 अगस्त 1947 और 22 अक्टूबर 1947 को उसको उन्होंने एक तरीके से रूप और एक स्वरूप देने की कोशिश की, जब उनके फादर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को लेंगे। और हम कश्मीर को क्यों लेंगे? क्योंकि महाराजा कश्मीर ने उस वक्त तक, मैं 22 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, उस वक्त तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि वो भारत में विलय चाहते हैं, पाकिस्तान में विलय चाहते हैं, या एक अलग देश बनाना चाहते हैं। अलग देश बना नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त आजादी के वक्त सिर्फ दो ही देश बन सकते थे, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान से कटकर ही पाकिस्तान बनता था, यानी टोटल दो देश, 3 देश, 4 देश, 5 देश नहीं बन सकते थे। अगर किसी के मन में ये भावना है कि हैदराबाद अलग बन सकता था, कश्मीर अलग बन सकता था, कुछ नहीं, सिर्फ दो देश, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, यही था। अपने आजादी का जो आजादी मिली तब 15, फिर ये जो चंद एक प्रोविंस थे जो जिनके अपनी सोच में वो लगे हुए थे, जिनको बाद में अपने आप रास्ते में आना पड़ा, लेकिन कश्मीर घाटी के लिए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय होने की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से पूरा जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का अभिन्न अंग बना, और उस अभिन्न अंग बनने के बाद, और मैंने जैसे एक डेट दी आपको, 22 अक्टूबर 1947 को जिन्हा के साथ मिलकर के अकबर खान करके एक जनरल थे जो पाकिस्तान जैसे आजादी पाने से पहले ये सब उनका क्या उसको बोलते हैं कांड करने का तय हो गया था। तो उन्होंने कबालीज को लेकर के, उनके जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई एक ये जो वहां के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के सिपाही थे जिनको बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकाल दिया, वो आ गए। तो ये सब बन करके उन्होंने सोचा कि 26 अक्टूबर 1947 को मोहम्मद जिन्ना ईद मनाने आएंगे, कहा? श्रीनगर में। वो ना हो सका। तब से आज तक जो हम लोग देख रहे हैं कि उसके बाद आर्टिकल 370 डाला गया, उसका एब्रोगेशन किया, और 2019 के बाद अब पूरा का पूरा, इसमें कोई शक ही नहीं, किसी के दिल में दिमाग में कोई शक है वो शक भी दूर कर दिया। लेकिन अब जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही कहना था कि आतंक के बरखिलाफ ये लड़ाई है, और आतंक के बरखिलाफ 9 लोकेशन को हमने ध्वस्त किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, हमने आतंक के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, और हमारे तकरीबन 26 एयर बेसेस को लेकर के उनके ऊपर हमला करना, वो अपना ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ, एलओसी के ऊपर, आर्टिलरी के साथ, मोटर्स के साथ, स्मॉल आर्म्स के साथ, मतलब बेतरतीब उन्होंने लड़ाई छेड़ी, हम सबको मालूम है। और जिस प्रकार से 7 तारीख के सवेरे और उसी की रात को जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू हुई लगातार, जब तक कि भारत ने फिर उसका जवाब दिया, और जब भारत ने जवाब दिया, उनके 11 एयर बेसेस ध्वस्त किए, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स को ध्वस्त किया, उनके एयर स्ट्रिप्स जो है उनको तोड़ा, उनके जो एयर डिफेंस है उसको तोड़ा, उनके जो वहां के इर्द गिर्द के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जहां पर भी उनके हवाई जहाज रहते हैं, जो भी है, उन सबको ध्वस्त किया। तो पाकिस्तान घुटने टेक दी, और जब पाकिस्तान ने घुटने टेके, तब पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने तो कह दिया था कि टॉक्स एंड टेरर,
विल नॉट गो टुगेदर, मतलब बातचीत और आतंक एक साथ नहीं होगा। तो वो पाकिस्तान जो है कहाँ भागा? अमेरिका के पास भागा कि भाई हमारे को बचाओ, हमारे को बचाओ, हिंदुस्तान ने इतना जबरदस्त हमला किया है, हम तो मर जाएंगे। इस दौरान सरगोदा एक जगह है जहाँ पे एयरबेस है, उसके बगल में एक चंद एक पहाड़ियां हैं, वहां पर कहा जाता है कि उनके कुछ एक उन्होंने ऐसे न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पे पता नहीं अमेरिका के मदद से है, किसकी मदद से है, जो भी है वहां पर है। और वहां पर भी जबरदस्त जब ब्रह्मोस मिसाइल से फायरिंग हुई और वहां पे जब हिल गए लोग और उनको लगा कि अब पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है, तब पाकिस्तान भागा। और फिर जो हम लोग देख रहे हैं, कल अपने प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक के बरखिलाफ है। अगर पाकिस्तान भी सोचता है कि वो आतंक फैला सकता है तो आतंक यानी लड़ाई समझा जाएगा और उसके साथ वही कार्रवाई होगी। इसको लेते हुए पहले ये करने से पहले हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को कहा कि हेल्ड इन अबेंस, हमने कहा कि वीजा बंद, सारे पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान के अंदर वापस, जो उनका वाघा अटारी बॉर्डर है बंद, यहाँ पे जो उनके हाई कमीशन के अंदर लोग होते हैं बाद बर्खास्त, जो जितने भी सिर्फ 30-35 लोग रखे गए, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल करने के लिए, बाकी सब बाहर। तो ये जो कदम उठाए, ये कदम उठाए ये सोच करके कि पाकिस्तान सुधर जाएगा। जब सुधरा नहीं तो हमने आतंकी उनके गढ़ों पर हमला किया, जब तब भी, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, फिर हमने भी रिटेलिएट किया। और अब देख रहे हैं आप कि पाकिस्तान जो है अब उसकी ऐसी माड़ा हालत है कि घुट्टे टेक दिए और फिर हमने सीज फायर नहीं किया। अब बार बार ये शब्द इस्तेमाल होता है सीज फायर, हमने स्टॉपेज ऑफ फायरिंग, क्योंकि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ के साथ बात की और विनती की कि आप क्या ये फायरिंग जो है बंद कर सकते हैं, हम फिर बातचीत करेंगे अगर आप फायरिंग बंद कर सकते हैं। तो जब उन्होंने विनती की भारत के साथ कि क्या आप फायरिंग बंद कर सकते हैं, तब भारत ने कहा हम सोच विचार करेंगे, और फिर विचार किया गया और फायरिंग बंद हुई। उसके बाद भी जब 5 बजे के बाद जब फायरिंग बंद हुई 11 तारीख को, उसके बाद फिर 1.5 घंटे के अंदर दोबारा पाकिस्तान ने फायरिंग करने की कोशिश की। तो उसके बाद फिर इस प्रकार से दोबारा हमने जब उसके ऊपर जो कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान ने फायरिंग बंद की। तो अभी पिछले तकरीबन 2 रात से फायरिंग नहीं हो रही है, शांति है। हम सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री की बात को मानेंगे, सुनेंगे, नहीं तो वो जो कार्रवाई हम लोग करेंगे उससे पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। पाकिस्तान जो है पूरे विश्व भर में एक्सपोज हो गया कि ये आतंक फैलाता है, हम बार बार कह रहे हैं आतंक का गढ़ है, और पर उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि विश्व भर में पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं पर सहानुभूति नजर आती है। क्यों? इतना करने के बाद भी उनको आईएमएफ ने $1 अरब का लोन दिया। हो सकता है उनका मुंह बंद करने के लिए दिया होगा कि तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोग और मार खाओगे भारत से। तो सोच सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिन आतंक समाप्त नहीं होगा। हम लोगों को बहुत सख्त निगरानी रखनी पड़ेगी। हम सब देशवासी अब नागरिक नहीं, एक सैनिक भी है। यकीन भी करना है कि ये हम लोग जो है, हम लोग किसी अफवाहों में ना आए, हम लोगों के बीच में कोई फूट ना पड़े। हम लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग लोग करते हैं, पाकिस्तान करता है, बाकी लोग करेंगे, हमने उसका शिकार नहीं बनना है। हमें यकीन करना है कि कोई भी जो भी सरकार कहती है वो सच कहेगी, क्योंकि अपने सोशल मीडिया के लोग सब जगह उन्हें मालूम है, और उसके ऊपर विश्वास करना है। लोगों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर अपने इलाकों में सख्त निगरानी रखनी है। यकीन करना है कि देश में फूट नहीं पड़नी चाहिए, सब ने मिल करके रहना चाहिए और अपना जो देश है तरक्की प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। और वो आप क्या कहते हैं हम लोग ना, शक्ति में शांति, और उस शांति में अपना जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आर्थिक गति जो है वो और तेज होगी और भारत जो है वही मकाम पर पहुंचेगा जहाँ पे हम लोग सब चाहते हैं, और ये इससे अच्छा हो नहीं सकता। मैं कहूंगा कि जरूर दुख होता है कि लोगों ने जान गंवाई, दुख होता है कि लोगों ने कईयों के घर इधर उधर टूटे होंगे एलओसी के साथ साथ, लेकिन मेरे को ये लगता है कि उनकी जो कुर्बानी है वो कुर्बानी रंग लाएगी। आतंक मैं ये नहीं कहूंगा अंकुश होगा, पर आतंक को कहीं ना कहीं पर एक जबरदस्त
झटका लगा है और डेटरेंस के तौर पर काम करेगा। अगर हम निगरानी रखेंगे, हम तेज और सतर्क रहेंगे तो उम्मीद करते हैं आतंक के ऊपर भी हम काबू पा सकेंगे और भारत हमारा ऐसे ही जैसे हम चाहते हैं, मेरा भारत महान पक्का होगा महान। जी। आपने सर अभी चीन का ज़िक्र किया, तो क्या इस तनाव का फ़ायदा उठाकर चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है? देखिएगा, भारत एक लोकतंत्र है और भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश है। भारत के ऊपर कोई भी दबाव इस मामले में कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, ना चीन, ना अमेरिका, कोई नहीं, ना रूस, ना कोई नहीं। हम सब बराबर के हैं, हम सब बातचीत करते हैं और हम सब विश्व का हित देखते हैं। और उस हम क्यों बार बार बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, क्यों बोलते हैं हम लोग? हम सब विश्व का देखते हैं, पूरे विश्व में फायदा हो, सबका फायदा हो, जिसमें हमारा भी फायदा होता है। फायदा मतलब पैसे का फायदा नहीं, उन्नति का फायदा, जिससे कि हम लोग जो है एक दूसरे के साथ मेल मिल करके अपनी उन्नति करें। अच्छा लगता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात करें, पूरे हम बाजार में जाते हैं, बिल्कुल शांति से जाते हैं, घर आते हैं शांति से आते हैं, सोते हैं शांति से सोते हैं, तो ये जरूरी है। तो कोई दबाव नहीं डाल सकता भारत के ऊपर, कोई नहीं। कोई सोचता है दबाव डाल सकता है, भूल जाए। भारत इंडिपेंडेंट है, अपने तरीके से डिसीजन लेगा, अगर हित में होगा, अगर किसी को लगता है वो हमारा डिसीजन किसी के फायदे में हुआ, सो बी इट, क्या फर्क पड़ता है? मकसद है डिसीजन लेना जिसमें हम सबका फायदा हो। जी, जी। आपने अभी सोशल मीडिया का ज़िक्र भी किया कि लेकिन अब सोशल मीडिया पे हम देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। भारत को सीज़ फायर के लिए मानना ही नहीं चाहिए। ये सुनहरा मौका भी था पीओके लेने का। लोगों की इस एग्रेशन का जवाब आप कैसे देना चाहेंगे? अगर मैं कहूं कि लड़ाई, मतलब लोगों का कहना है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मतलब लड़ाई होनी चाहिए पर कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, मेरा घर ठीक रहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो पीछे रहता हूं, मैं तो एलओसी के साथ थोड़ी रहता हूं, मरते हैं तो वो मरेंगे। ऐसी सोच है क्या हम लोगों की? हम जब भारतीय हैं, हम सबकी सोच होनी चाहिए, हम सब एक हैं। ये नहीं कि क्योंकि मैं बॉर्डर के साथ में नहीं रहता हूं तो मुझे क्या लेना देना, चलो चलो मारो मारो कूदो, मेरे से क्या जाता है। मैं, ऐसे नहीं होता है। जब जब नेतृत्व कोई डिसीजन लेता है तो सबके हित में लेता है। ये जो सोच है हम लोगों की, जो हम पीछे रहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो क्या कर लेते मार करके, बांग्लादेश बना लिया हमने, क्या कर लिया बना करके, हम परेशानी हो रही है आज तो हम लोगों को। तो ये जो सोच है, ये सोच गलत है, जिसकी भी सोच है। और मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों ने क्यों नहीं यहाँ पहुंच गए तो क्या कर लेंगे आप, क्या कोई चीज खत्म कर सकते हैं कोई? ये जो कीड़ा है ये एकदम मर जाएगा क्या, या क्या कर लेंगे आप? वो सोच के लोग आपके पास बैठे होंगे। तो ये जो सोच है कि नहीं साहब सीज फायर नहीं होना चाहिए था, हम लोगों ने तो रगड़ देना था, पाकिस्तान तो घुटने टेक दिए, ऐसे नहीं होता है। ये विश्व है और थोड़ा बहुत हम लोग एक लोकतंत्र है, हम लोगों के बीच में भी लोग अच्छी सोच, अच्छे सोच विचार से, हम लोगों ने मकसद क्या था, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? मकसद था आतंक के बरखिलाफ। क्या हमने पाकिस्तान को तोड़ फोड़ और उसको बर्बाद करने के लिए ये ऑपरेशन छेड़ा था? नहीं। किसी का कोई अगर शक है कि हमने ये ऑपरेशन छेड़ा पाकिस्तान को पहले खत्म करने के लिए, नहीं। जब हम छेड़ेंगे तब देखेंगे। ये ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हमारी जो बेचारी नहीं शादीशुदा, जिनका सिंदूर बर्बाद किया, जिनको बेचारी को हम लोगों ने विधवा बना दिया, कईयों के घर उजाड़ दिए, उनके उनके उनका जो दिल जीतने के लिए वैसे भारत में ना हो, ये सोचने के लिए हमने ये सब कुछ किया, जिससे कि भारत का हौसला अफजाई हो, भारतीयों को अच्छा लगे कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और इस तरह के कांड भारत में नहीं होंगे करके, बनिस्बत कि ना 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 हम तो पाकिस्तान को तोड़ेंगे, हम, ऐसे नहीं होता है। और ये सोच अगर किसी के बीच में है तो ये बहुत गलत सोच है और ऐसे हमने सोच नहीं रखनी है। ये ऑपरेशन सिंदूर था आतंक के बरखिलाफ, पाकिस्तान के बरखिलाफ नहीं, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए नहीं, पाकिस्तान को उसकी बर्बादी के लिए नहीं। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने हैं, इसमें कहाँ शक है? हम क्या मैं और आप किसी देश का अस्तित्व मिटा सकते हैं एक ही इस पे, अगर वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर वो पाकिस्तान नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, हमारा भी नुकसान होगा, उनका भी, उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
उसका अस्तित्व खत्म होगा, वो खत्म होगा, हम लोग नहीं खत्म होंगे। तो हमारा मकसद था आतंक के बरखिलाफ, और सीज फायर नहीं, इसको हम लोग एक नॉर्मल टर्म देते हैं, सीज फायर, इसको बोलते हैं स्टॉपेज ऑफ फायर। सीज फायर में उसका जो कॉनोटेशन होता है वो अलग है। बैठे नहीं हम लोग, दो देश अभी तक बातचीत नहीं की, डीजीएमओ के द्वारा जो भी बातचीत हो रही है और जो फायरिंग है वो रुकी है। मकसद इस शांत दिमाग से सोचना और करना। जी। 1971 में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए थे। इसके 5 दशक बाद आज बैकफुट में पहुंचे पाकिस्तान को एक बार फिर बचाने के लिए अमेरिका सामने आया, सीज फायर करवाया। तो क्या यह माना जाए कि ट्रंप ने पाकिस्तान को हार से बचा लिया है? देखिएगा, 1971 में जो लड़ाई छिड़ी थी, वो छिड़ी थी किसके बरखिलाफ? पाकिस्तान को दो टुकड़ों में करना है, और वहां पे जो बंगाली रहते हैं, और वो जो अपने जो वेस्ट पाकिस्तान में जो पंजाबी रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग है, उनसे उनसे बनती नहीं है। और यहाँ के जो बंगाली हैं जिनको ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, वो वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। इसलिए उनकी मुक्ति वाहिनी जो पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना चाहती थी, क्योंकि जुल्फिकार भुट्टो ने उनको, मुजीबुर रहमान की पार्टी जो जीती इलेक्शन, उनको सत्ता में नहीं आने दिया, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, क्योंकि पंजाबी जो है वो ये सोचते थे कि बंगाली जो है ये सेकेंड रेट सिटीजन है, ये बिल्कुल मूर्ख आदमी है, ये एक मुसलमान अच्छा नहीं है। वो सोच से हम लोगों ने बंगालियों की मदद की और बांग्लादेश बनाया ईस्ट पाकिस्तान को। तो वो हमने उस देश को बनाने के लिए उन्हीं के मुक्ति बाहिनी की मदद की, और उसके लिए हमने हमारी बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोगों ने जान गंवाई, लेकिन एक देश हम लोगों ने पैदा किया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इससे पहले हमने अपना जो उरी के बाद जो हुआ सर्जिकल स्ट्राइक किए, हमने पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक किया, बताने के लिए कि अगर आप आतंक करेंगे तो हम इस तरह के आपके बरखिलाफ कार्रवाई। तो पाकिस्तान तो माना नहीं, पाकिस्तान को लगता है कि वो तो उसके साथ अभी एक विडंबना है कि कई एक देश उसके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या क्यों खड़े होते हैं? वो वही देश चाहते हैं कि जो देश आतंक का सहारा लेते हैं और आतंक को बढ़ावा देते हैं। लेकिन वो दो बार कहने के बाद भी अगर नहीं सुधरा, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया आतंक के बरखिलाफ। तो आपने देखा मसूद अजहर का पूरा परिवार जो है जब समाप्त हो गया तो खुद गड़गड़ाने लगा कि काश मैं भी मर जाता। तो वो आतंकी के दिल में भी आतंक, और आतंक के दिल में वो भय, वो पैदा जो करना है वो करने में हम मुझे लगता है कामयाब हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कम से कम इस डर के कारण कि अगर भारत एक ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है, उंगली भी भिंदना गई तो आप ही खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि चीन के हथियारों की भी भद पिट रही थी, ये सीज फायर उनके लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, इसलिए राहत लेके आया है क्योंकि 1965, 1971, 99 में जो बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ जो छोटी-मोटी बड़ी जैसे भी हुई, जिसपे हर बार पाकिस्तान की जो फौज है वो कोई इलेक्शन हारती नहीं और कोई लड़ाई जीतती नहीं। वो जो उन्होंने लड़ाइयाँ की भारत के बरखिलाफ, वो अमेरिकन इक्विपमेंट के साथ की, अमेरिका का इक्विपमेंट था। इस बार जो लड़ाई की पाकिस्तान ने भारत के साथ करने की कोशिश की, उसमें तकरीबन 70% इक्विपमेंट जो उनका है वो चीन का है। तो चीन के इक्विपमेंट ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लगा होगा, जबरदस्त धोखा दिया, और जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट था वो हमारे किसी भी ब्रह्मोस मिसाइल या उनके जो ड्रोन और मिसाइल्स को बर्बाद करने में रोक नहीं सका। और जो नुकसान आज पाकिस्तान का हुआ है क्योंकि उसने चीन के ऊपर भरोसा विश्वास किया, जिसका इक्विपमेंट फेल हो गया। ये इसलिए मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है इससे चीन को भी थोड़ा बहुत ये रिलीफ मिला होगा, नहीं तो उसकी तो पूरा ही जो है वो एक्सपोज हो रहा था उसको इक्विपमेंट के ऊपर। ये पाकिस्तान बहुत चंद ऐसे देश है जो चीन का इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पाकिस्तान है और हमारा पड़ोसी बांग्लादेश भी है। ये दोनों देश चीनी इक्विपमेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो शायद चीन को लगा होगा कि जिस प्रकार से उनका इक्विपमेंट जो फेल हो गया है वो उसकी और ज्यादा पोल ना खुले। जी, आपने ब्रह्मोस का जिक्र किया, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि भारत के स्वदेशी हथियार, चाहे वो आकाश मिसाइल सिस्टम हो या नागशास्त्र 1, स्काई स्ट्राइकर या फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, इस लड़ाई को इस हथियारों ने भारत के लिए आसान बना दिया है।
इसे देखिए एक और ब्रह्मोस इसमें जो ऐड है करना चाहूँगा मैं सर जी, कि हथियारों पर निर्भरता से इतर आत्मनिर्भर भारत का इसे पहला लिटमस टेस्ट भी माना जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा, वो भी आपका आखिरी सवाल बहुत अच्छा, वेरी गुड। आत्मनिर्भर भारत आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि कितना ज़रूरी है। अपना इक्विपमेंट हमारा है और जिस प्रकार से जो नुकसान पहुँचाया है दुश्मन के लिए, जिस मकसद से हम लोगों ने रूस के साथ मैं इधर ज़रूर कहना चाहूँगा कि रूस के साथ हमारी पारंपरिक बहुत अच्छे संबंध हैं और उन संबंधों को हमने काफ़ी निखारने की कोशिश की, बहुत उठाव-चढ़ाव आए, लेकिन रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस के बीच में जो है उसके जो अपने संबंधों को लेकर के ये ब्रह्मोस जो कहेंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर का है, उसको लेकर के और कहीं वो तीनों हिस्से फायर किया जा सकता है, जमीन से भी पानी में से भी और एयर टू एयर ऑल्सो। तो ये जो जिसने नुकसान पहुंचाया, बाकी हमारे एयर डिफेंस है, आकाश मिसाइल्स हैं, बाकी अपने रेडार्स हैं जो हम लोगों ने भारत में बनाए और उसका जो हम लोगों ने जिस प्रकार से मैं कहूँगा सक्रिय तौर पर इस्तेमाल करके जीत हासिल की, ये सारा श्रेय भारत के डीआरडीओ, भारत के जो फैक्ट्रीज हैं, भारत के जो इंडस्ट्रीज हैं, भारत का जो दिमाग है वो लगा करके किया और मुझे लगता है इसका श्रेय हम सबको जाता है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनाइजेशन, डिफेंस कॉरिडोर, एक मद्रास का, एक अपना यूपी का, इसलिए बोलते हैं कि जब तक हम अपने होते कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट, इसलिए धीरे-धीरे करके हमने मजबूत होना है। शक्ति में शांति है और शांति में ही अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी है। तो ये सोच करके हमने काम करना है और यकीनन इसके ऊपर और जोर देंगे। धीरे-धीरे करके अपने लिए नहीं बनाएंगे, हम विश्व में एक्सपोर्ट करने की भी काबिलियत रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक विश्व में एक हमारा नाम होगा कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो अच्छा है, टेस्टेड है और वाकई लोग इसके ऊपर इससे हमसे खरीद सकते हैं और बाकी देशों से बहुत ही सस्ता है। या जी। एक सवाल मेरा और भी है कि सर, सरगोदा एयरबेस और पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक को लेकर कुछ थ्योरी सोशल मीडिया पे इन दिनों चल रही है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है? ये सर्वोदय जो है ये एयरबेस है और इस एयरबेस जो है उसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं और जो पहाड़ हैं यहाँ से हम लोगों को आपने देखा होगा कई बार दिल्ली में भी और आसपास रेडियो में आते नमक बेचने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं साहब ये जो काला नमक है ये पाकिस्तान के पहाड़ों से आया है। वो वाकई वहां पे नमक है, इसमें कोई शक नहीं है और उस इलाके में क्योंकि बड़े-बड़े पहाड़ हैं उनके अंदर जो है काफी एक गुफाएं बना रखी हैं जहाँ पे न्यूक्लियर जो पाकिस्तान का है, अब हो सकता है अमेरिका के साथ मिलकर के है या अमेरिका को उसके बारे में पूरा ज्ञान है क्योंकि अमेरिका के चंद एक लोग सरगोदा एयरफील्ड में रहते हैं क्योंकि वहां पे F-16 जो है वो वहां पे है, प्लस अमेरिका ने उनको $390 बिलियन का सैंक्शन किया है क्योंकि वो जो F-16 जो अमेरिका ने उनको आतंक के बरखिलाफ लड़ने के लिए दिए, लेकिन वो आतंक के बरखिलाफ नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बरखिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, करता आया है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका उनको वो हवाई जहाज दिए हैं और पैसे भी दिए हैं अभी 1 हफ्ते पहले कि आप उनको और उनका मेंटेनेंस अच्छी करो और वो सब सरगोदा एयरफील्ड में है, वहां पे अमेरिकन है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रह्मोस उधर गिरे तो मुझे लगता है या अमेरिका को भी झटका लगा और पाकिस्तान को तो बहुत ही जबरदस्त झटका लगा। अब कहाँ कितना क्या है अब समय बता पाएगा, मैं तो उसके बारे में इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर कह सकता हूँ कि जबरदस्त, चाहे वो सरगोदा एयरबेस हो या नूर खान एयरबेस हो या रहीम यार खान हो या सियालकोट हो, ये सब जितने उनके फौजी एयर बेसिस है जहाँ से, इसलिए आपने देखा होगा कि उनके हवाई जहाज उड़ नहीं सके यहाँ से क्योंकि उनका जो आर्मी हेडक्वार्टर है रावलपिंडी वो एयरबेस के बगल में है, वो ध्वस्त कर दिया गया
और ये जो लाहौर के पास एयरबेस है उसको ध्वस्त कर दिया गया, लाहौर और ये जो इस्लामाबाद के पास एयरबेस है उसको ध्वस्त किया गया। तो नुकसान बहुत हुआ पाकिस्तान का, इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि अब लड़ाई बंद कर देंगे तो अच्छा होएगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तमाम जानकारियां हमारे साथ और हमारे दर्शकों को साझा की। जय हिंद। जय हिंद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।